नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, ममता बनर्जी के सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। अदालतों में तो उनको हर अदालत से सिर्फ फटकारी मिल रही है। अगर हम बुधवार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी को ऐसी लताड़ पड़ी है कि कोई भी सिटिंग सीएम ऐसा नहीं होगा जिसने इतनी झाड़ सुनी होगी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया ईडी के मामले में, आईपैक के मामले में, कि एक सीएम ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। नहीं, बिल्कुल अंजू जी, सही बात है कि ममता बनर्जी ने एज ए मुख्यमंत्री जो उन्होंने कार्य किया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आज कह दिया कि ममता बनर्जी ने गलत किया है। किसी प्राइवेट मामले में जिसमें कि ईडी एक जांच कर रही है, मुख्यमंत्री का उसमें इन्वॉल्व होना, वहां से डॉक्यूमेंट्स को छीन के ले जाना, पुलिस का दुरुपयोग करना और फिर आके एक हमारी तरह बोलते थेथरई करना कोर्ट में आके कि अपनी बात को किसी तरीके से साबित करना है, क्योंकि स्टेट मशीनरी हमारे पास, फ्री के वकील है क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से जा रहे हैं। तो उस तरीके की चीजें मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कह दिया ममता बनर्जी को कि आपने जो किया है सो गलत किया है। देखिए, ममता बनर्जी ने पास्ट में काफी क्लियर करके एक मैसेजिंग देने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट खुद आ गई। खुद आकर उन्होंने ट्राई किया कि हम खुद बहस कर लेंगे, बेइज्जती हो गई। और आज जब उनके बड़े बड़े वकील यहाँ खड़े थे, चाहे पहले अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए हों या बाद में उनकी नई नई सांसदीय जिन्होंने मिली है, मेनका गोस्वामी सीनियर एडवोकेट, वो खड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप जो पूरा मामला, क्योंकि देखिए मामला क्या है, ईडी आईपैक के ऊपर जांच कर रही थी जिसमें ममता बनर्जी बीच में जाके पुलिस की मदद से डॉक्यूमेंट छीन के ले आई और जांच को बाधित किया। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट एज ए जज, एज जस्टिस क्या देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपने क्यों किया? तो ममता बनर्जी गवर्नमेंट और ममता बनर्जी इंडिविजुअल की तरफ से जो रेस्पॉन्स गया सुप्रीम कोर्ट में, ये कह रहे कि अरे ये हम आईपैक के लिए नहीं गए थे, ये सेंटर वर्सेस स्टेट का मामला था क्योंकि हमारे पीछे सेंटर पड़ी हुई है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये राज्य बनाम केंद्र का मामला ही नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है जांच के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है। हस्तक्षेप कैसे कर पा रहा है? क्योंकि पुलिस है उसके पास। स्टेट के डीजीपी को आप लेके जाती हैं और डॉक्यूमेंट छीन लेती हैं, इन्वेस्टिगेशन को रोक देती हैं। बेसिकली आप मतलब एक तरह से क्राइम के सीन को भी आपने कंटेमिनेट कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट ले लिए इंपॉर्टेंट, आपने इस तरीके का माहौल बना दिया कि जो ईडी जांच करने के लिए आई थी उनकी सुरक्षा के ऊपर में क्वेश्चन आ गया। क्या जिस जगह पे पुलिस का ऐसा दुरुपयोग हो और स्टेट के सीएम इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट, इस तरह का कार्य करें, तो क्या उसमें ईडी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी जी ने जो कार्य किया है वो लोकतंत्र को खतरे में डालना है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी एक दिन आएगा जब ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री किसी जांच के बीच में इस तरीके से दखल देगा, क्योंकि इस केस में देखिए मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और बड़ा स्पष्ट है अंजू जी, कोई मामला है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद, जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर एक चार्जशीट फाइल होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करता है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है कि भाई सही जांच हुई, गलत हुई, चार्ज फ्रेम करना है, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट करना है, सजा देना है, सजा नहीं देना है, बाइज्जत बरी करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो पूरे राज्य को संभाले और लॉ एंड ऑर्डर के बीच में ना आए, इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करे। अच्छा, कई बार सेंट्रल एजेंसीज आ जाती है क्योंकि ऐसा मामला होता है, तो ऐसे मामले में आप लीगली कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज आप किसी भी प्राइवेट बॉडी को बचाने के लिए ऐसा क्यों करेंगे? अगर प्राइवेट आदमी को कोई दिक्कत है तो उसके लीगली तमाम तरीके हैं कि वो कोर्ट जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, किसी अन्य अथॉरिटी के पास जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का खुद जगह में घुसना और इस तरीके का काम करना अंजू जी, ये दिखाता है कि तृणमूल सरकार भले ही आ गई है, लेकिन ये जो विचारधारा है ये वामपंथ की विचारधारा है। वामपंथ की विचारधारा कभी भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कार्य को नहीं मानती, वो संविधान को नहीं मानती, वो इस तरीके के वॉरफेयर को मानती है कि हमको सरकार से लड़ना है, तंत्र से लड़ना है, भले वो खुद सरकार में हो। और यहां वही हुआ। तो कितना भी ये कह दें ड्रामा कि ये सेंटर वर्सेस स्टेट का मामला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब कोई मामला आता है तो वो तथ्यों को देख के करते हैं, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, एविडेंस क्या कह रहे हैं। और ये जो पूरा चीज हुआ है अंजू जी, अच्छी बात क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया वहां थी जिस दिन ये हुआ।
कोई ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ या कुछ और। आज जब बंगाल की जनता वोट करने जा रही है तो क्या देखेगी, क्या सोच रही है माइंड में कि हमारे बीच में एक ऐसा तानाशाह व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री तो बन गया है, लोकतांत्रिक तरीके से बना है मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद वो तानाशाह हो गया है। अपनी ईगो में आके वो हर इस तरीके का कार्य कर रहा है जो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ये इस मामले का पहला दिन नहीं है, इस मामले में और भी कई दिन हुए हैं अंजू जी। सबसे पहले बंगाल गवर्नमेंट ने इनफैक्ट आज भी ये बात करने की कोशिश की बार बार कि ईडी के अधिकारियों के पास क्या अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दें। तो इस बात को स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं फाइल कर सकते भाई? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आ सकता कोई व्यक्ति या कोई एजेंसी या कोई सरकार? अगर आपकी सरकार, बंगाल की सरकार, उनको खतरा पहुंचा रही है, उनके ऊपर अटैक करने की एक तरह से कोशिश की गई है, उनको जबरदस्ती उनके हाथ से आपने डॉक्यूमेंट छीन लिए, तो ये डेफिनेटली उनके अधिकारों का हनन है, उनकी जान माल का खतरा है उनपे। तो क्यों नहीं जाएंगे वो कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भाई बात मना कर दिया। दूसरा अंजू जी, मामला सुप्रीम कोर्ट आया क्यों? पहले हाईकोर्ट गया था। अंजू जी आपको बता दूं, हाईकोर्ट को एक तरह से हाईजैक कर लिया इन्होंने। हम हाईकोर्ट को चलने नहीं देंगे, इस तरीके का वातावरण बना दिया। बसेस में भर भर के तृणमूल के कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट भेजा गया ताकि ईडी अपनी बात ही ना रख पाए। किसके लिए ये सब? किसके लिए? एक प्राइवेट एजेंसी के लिए। ऐसा क्या गोपनीय दस्तावेज था उनके पास अंजू जी, जिसको छुपाने के लिए ये अपने ही तंत्र से, अपने ही सरकार से, अपने ही देश के तंत्र से लड़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। शशांक जी, बहुत कुछ है छिपाने के लिए। आईपैक बहुत कायदे से वहां पर जो चुनाव से जुड़ी हुई रणनीति है तृणमूल कांग्रेस की, उसको भी संभाल रही थी और उनका बहुत सारा पैसा यहाँ वहां ठिकाने भी लगा रही थी। आप देखिए ना, जिस तरह से आईपैक ने चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को धोखा दिया, अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, दफ्तर बंद कर दिया, अपने जो कर्मचारी उनको 20 दिन की छुट्टी पर भेज दिया। लेकिन अंदर खाने उन्होंने क्या खेल किया? अपने कर्मचारियों को कितने सरकारी विभागों में भर्ती करवा दिया है। अब सोचिए वहां से कैसे लोगों का डाटा चुराया जा रहा होगा। ये सब कुछ भी तो किया गया। और वो लाल रंग की डायरी जो थी, जिसको लेकर ममता बनर्जी भागी थी, उसमें पता नहीं कौन कौन से कच्चे चिट्ठे, काले चिट्ठे लिखे हुए थे ममता बनर्जी के या उनके भतीजे के, जिनसे ममता बनर्जी को डर लगा। तो आईपैक सिर्फ एक चुनावी रणनीति संभालने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी तृणमूल कांग्रेस के लिए, उससे कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट अंजू जी जब पहली बार ईडी पहुंची थी और ममता बनर्जी जो इस तरीके से डेस्परेट अटेम्प्ट में वहां खुद चली गई और ये सब डॉक्यूमेंट वाला कार्य किया, तो एक बात आया था, कहा था कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए। तो क्या अंजू जी ऐसा समझा जाए कि बंगाल गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गई है और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे रही है? क्योंकि अदरवाइज आप और ऐसा क्यों करेंगे? अंजू जी, अगर मेरे और आपके घर में कभी पुलिस आती है तो हमसे एक नागरिक के तौर पर अपेक्षा की जाती है कि हम किसी भी ऐसी एजेंसी का समर्थन करें, उनका सहयोग करें, जांच में सहयोग करें, भले हम विटनेस हो, एक्यूज हो, कुछ भी हो। और हमको अगर लगता है कि हमारे साथ जाती हो रही है, हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो कर रही हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि कल को किसी भी राज्य में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो क्या मिनिस्टर के पोजीशन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसमें आके बीच में इंटरवेन करके और डॉक्यूमेंट्स छीन के लेके चला जाएगा और हम इसको हाँ करेंगे? क्योंकि आपत्तिजनक ही नहीं है, इलीगल है। इस पर टेक्निकली अंजू जी एफआईआर होना चाहिए। टेक्निकली ये कंटेम्प्ट है। किस चीज का कंटेम्प्ट है? जब ईडी या पुलिस या कोई भी एजेंसी जांच करती है तो कैसे जांच करती है? क्योंकि उनको कानून के दायरे में ये अधिकार मिला हो कि आप जांच कर सकते हैं। और टेक्निकली पुलिस जो भी जांच करती है, ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसीज है जो जांच करती है, वो कैसे जांच करती है कि वो जांच करने के बाद रिपोर्ट कोर्ट को देगी, यानी वो आंसरेबल टू कोर्ट हुए। अगर कोई व्यक्ति, संस्था, सरकार बीच में अगर इंटरवेन कर रहा है, इसका मतलब कंटेम्प्ट टू दैट कोर्ट कर रहा है। इस केस में ईडी के कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया ये। तो मेरा मानना है अंजू जी, इस देश में आर्टिकल 14 है जो कहता है इक्वालिटी का अधिकार, कानून के सामने सब बराबर है। अगर कानून के सामने सब बराबर है तो आज सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर में एफआईआर हो। किसी के हाथ में ऐसा अधिकार नहीं हो सकता अंजू जी, क्योंकि हमें याद है इससे पहले भी हुआ है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के करप्शन का मामला हो या
पप्पू यादव के ऊपर में कई सारे डकैती टाइप के मामले हो, या राहुल गांधी के ऊपर में नेशनल हेराल्ड का मामला हो, ऐसे अन्य कई सारे नेता हैं। तो क्या करना चाहिए था उन सबको? देखिए, मैं कांग्रेस के भी भ्रष्ट नेताओं से उतना ही दुखी हूं जितना भाजपा के खराब नेताओं से हूं या किसी अन्य दल के नेताओं से, लेकिन उनमें कम से कम इतना रहा है कानून के प्रति डर कह दीजिए या विश्वास, कि वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को कोर्ट में जा सकता है मामला। यहां जो ममता बनर्जी कर रही हैं सत्ता के नशे में चूर होकर, वो इस देश की गणतंत्र पे बहुत बड़ा घात है। कि जब जिन लोगों को ये आपने राइट दिया हुआ है कि आप प्रोटेक्ट करिए लोगों के अधिकारों को और आप सशक्त करिए अपने देश के उन एजेंसीज को जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का और इन्वेस्टिगेशन का कार्य कर रहे हैं, आप उनके बीच के इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा, और इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को लताड़ पड़ी है। इसके पहले भी आई थी और मिलॉर्ड 10 बार बोल के चली गई, कुछ नहीं हुआ बेइज्जती के अलावा, और आज भी बेइज्जती हुआ है। और अंजू जी, उससे भी बड़ी बात मेरे को इतना दुख होता है, अभिषेक मनु सिंघवी को रखा हुआ है वकील, बताइए 25-30 लाख रुपए पर हियरिंग में जा रहा है। मेनका गुरुस्वामी है, 5-10 लाख रुपए वहां भी जा रहा होगा पर हियरिंग। सांसद का सीट भी दे दिया, चलिए आपकी सीट है आप जाने, लेकिन ये 25-25 लाख रुपया, 30-30, 10-10 लाख रुपया कहाँ से आ रहा है? ये किसका पैसा है ये, और किसकी ईगो खर्च हो रहा है? मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में अंजू जी तृणमूल कांग्रेस और आईपैक्स से ये पैसा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर भी देना चाहिए ये पैसा उनके पॉकेट से जाए। क्यों टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है किसी की पर्सनल लड़ाई में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ममता बनर्जी सारा खेल खेल रही हैं। और फिर ममता बनर्जी कोई ईडी के साथ ही ऐसा बर्ताव नहीं कर रही थी। आप सीबीआई का हाल देख लीजिए, आज तो वहां पर मतदान हो रहा है, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए, कैसे चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंदुओं को मारा पीटा गया था, कैसे उनके घरों को जला दिया गया था, पलायन करके कितने सारे लोग असम पहुंच गए थे। उस वक्त सीबीआई जांच के लिए कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था। सीबीआई को पूरी जानकारी कोई मुहैया ही नहीं करवा रहा था। आप सोचिए, डर के मारे लोगों ने गवाहियां तक नहीं दी। और फिर उसके बाद ईडी का क्या हाल हुआ था संदेश खाली में, वो भी याद कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले वो जो 7 न्यायिक अफसर वहां पर गए थे, मजिस्ट्रेट, उनके साथ क्या हुआ, बीच सड़क में खड़े करके उनकी गाड़ी पर कैसे पथरा हुआ, कैसे पीछे भागे। तो ये सब तो कलकत्ता मतलब माना जा सकता है बंगाल के कल्चर में शामिल हो चुका है। ममता बनर्जी ने सच में सिस्टम को बहुत भयंकर तरीके से मिसयूज किया है। और फिर अभी एसआईआर के मामले में याद कर लीजिए क्या कुछ कर रही थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब आरजीकर वाला बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था, उस वक्त अगर ऐसे जज या ऐसा रवैया होता सुप्रीम कोर्ट का, तो ममता बनर्जी की सरकार तो कब की जा चुकी होती। उस वक्त कैसी दलीलें दी जा रही थी कपिल सिब्बल की तरफ से, आप सोचिए, याद कीजिए वो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की। 2021 विधानसभा की बात की, जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई अंजू जी, मैं तो पेशे से अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट भी करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि वहीं अपीयर होना पड़ता है हमारे लिए, तो वही है सब कुछ इंस्टीट्यूशनल, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट था अंजू जी कि जब बंगाल में हिंसा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कम से कम 3 जजेस ने रिक्यूज कर लिया खुद को कि हम ये केस नहीं सुनेंगे। क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा था कि लोग मर रहे हैं, लोगों का रेप हो रहा है, आपको इंटरवेन करना चाहिए? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कोई जज को ये देखना चाहिए कि मेरा घर भी बंगाल में, इसलिए मैं केस नहीं लड़ूंगा, या वहां की सरकार हमारे खिलाफ हो जाएगी तो हम केस नहीं लड़ेंगे? क्योंकि मैसेजिंग तो वही गया। आपके अपने जो भी कारण होंगे, लोगों को न्याय व्यवस्था पे तो डाउट हुआ ना कि अगर हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, हमारे साथ रेप किया जा रहा है, तो हम आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि आप सुनने के लिए हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अंजू जी, आप समझिए, हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब थे और देश स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, तो नारा देना पड़ा था दिल्ली चलो। इसका मतलब समझिए कि कलकत्ता से दिल्ली की दूरी कितनी दूर है, बंगाल से दिल्ली दूर है। सोशल मीडिया, वर्चुअल सिस्टम के जमाने में हम समझते हैं कि पास आ गया है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, तो समझते हैं कि वो संभालेगा हमको, माई बाप है। ऐसे मामले में 2021 में जब हिंसा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमको रिक्यूज करेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। कम से कम 3 जजेस, अनफॉर्चुनेट, दर्दनाक सर्कमस्टेंस। और जब सीबीआई को दिया गया तो सीबीआई ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि माहौल नहीं बनाया गया वैसा। तो मैं इस बार बहुत ज्यादा खुश हुआ अंजू जी। हर बार क्या होता था इलेक्शन में, हर बार, बंगाल के पिछले इलेक्शन का एग्जाम्पल लीजिए, 6 राउंड में इलेक्शन हुए थे,
तो होती क्या थी, आर्मी होती थी, सेंट्रल फोर्सेस होते थे एक जगह पे, और अगर जब दूसरे राउंड का होता था तो पहले राउंड वाले ही दूसरे राउंड में की जगह पे चले जाते थे, थर्ड राउंड में तो सेकंड वाले ही थर्ड राउंड में चले गए, ऐसे करके 6 राउंड हुआ, और जैसे इलेक्शन खत्म हो तो वापस आ गए। इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस भेजे हैं और कोई वापस नहीं आ रहा है और कोई शिफ्ट भी नहीं कर रहा है। 2 राउंड में इलेक्शन है, एक आज एक 29 को, और वो सीआरपीएफ और वो जवान वहीं रहेंगे, चुनाव के नतीजे तक रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे। और वो एक ये भी अपील दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये भी बार बार कह रही है कि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, आप जिसको वोट देने खुद दीजिए, कहीं ये बात नहीं जाएगी कि आप किसको वोट दिए हैं, आपका जो अधिकार है वो सुनिश्चित किया जाएगा, छुपा हुआ है। सोचिए ये जमाना आ गया कि कोर्ट इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ रहा है। रही बात आरजीकर कॉलेज के मामले में, एकदम सही कहा आपने, जो जघन्य अपराध हुआ, वहां रेप हुआ, और उसके 14 अगस्त की रात में जिस तरीके से 100-200 गुंडे मीडिया के नजर के बीच में वहां घुस गए और तोड़फोड़ की, और फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया अंजू जी, क्योंकि मैं भी उसमें वन ऑफ द मतलब एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था पर्सनली उस केस में, ठीक है, डॉक्टर के एसोसिएशन को, क्योंकि डॉक्टर खतरा महसूस कर रहे थे। मैं जिस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था 20-30 हजार डॉक्टर्स हैं, सबका ये कंसर्न था कि हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे जब हमको सरकार ही मुहैया नहीं करा रही है नॉर्मल बेसिक प्रोटेक्शन। मेरे को अंजू जी दुख हुआ कि एक महिला मुख्यमंत्री, और देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री तत्कालीन में, नहीं सॉरी 2 है, अब तो दिल्ली में भी हो गई है, तो उस टाइम एक ही थी, उस टाइम एक ही थी, हाँ, उन्होंने उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं जाहिर की, उसको पैसा देते, कंपनसेट करते, उनका कुछ दुख, तो बेटी तो चली गई उनकी, वो तो आपसे नहीं देखा रहा गया, रोका नहीं गया, लेकिन कम से कम कुछ तो दुख रोकने के लिए करते। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी कर दी, जो वहां खड़े होकर हंस रहे थे, डिफेंड कर रहे थे गवर्नमेंट को, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे थे। तो मैं मानता हूं अंजू जी कि ये ना, मतलब ये तृणमूल कांग्रेस आई तो ममता बनर्जी का इतिहास देखिए, ममता बनर्जी कांग्रेस की थी, वामपंथ से लड़ती थी, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस, और वामपंथ से लड़ने लगी। समझ में आया कि भाई कांग्रेस को हराने के लिए क्या चाहिए, हम सरकार में कैसे आ सकते हैं, तो इन्होंने वामपंथ के लोगों को अपने पार्टी में ले लिया। तो इनकी पार्टी वामपंथी सोच की पार्टी है, और वामपंथ की सोच अंजू जी कभी भी प्रो हिंदू नहीं हो सकती, प्रो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, प्रो विमेन नहीं हो सकती, और ये तीनों कार्य कर रहे हैं ना, ये प्रो हिंदू हैं, एंटी हिंदू सारे कार्य कर रहे हैं। इनके ऑफिशियल मेयर, इनके ऑफिशियल सांसद हिंदुओं को धमकी देते हैं। वो कबीर सिंह कहता है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उनका मेयर कहता है जो कलकत्ता वाला कि हमारी कौम बदला लेगी, है, ममता बनर्जी खुद कह रही कि मैं बीच में हूं, नहीं तो वो तुमको बता देंगे 1 घंटे में। इस तरीके की धमकियां, बांग्लादेश के मुसलमानों को इस देश में शह दी जा रही है, वोटर आईडी बनाया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेशी लोग का नाम सामने आ रहा है, रोहिंग्या का नाम सामने आ रहा है। और दूसरे एंगल में एंटी विमेन भी है। आरजीकर का इकलौता मामला नहीं है, उसके अलावा वो दूसरा मामला जो आपने अभी मामला उठाया, संदेश खाली का मामला, संदेश खाली में कितने लोग को, कितनी औरतों का, कितनी महिलाओं का जो यौन शोषण हुआ है, और इनकी अपने लोग उसमें हैं। क्या हो गया, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। तो एंटी हिंदू, एंटी विमेन तो साफ साफ स्पष्ट दिख रही है, और सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में अंजू जी। लेकिन ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ नहीं पड़ी है। ममता बनर्जी को तो आईना कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी दिखाया बुधवार को। आप याद कीजिए किस तरह से ममता बनर्जी को एक आदेश दिया गया था कि जो बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर लगता है, एक पर्टिकुलर जगह है जिसपे अभी भी फेंसिंग नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा था कि वहां पर ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था ममता बनर्जी को कि तुरंत इस मामले में जमीन दी जाए ताकि फेंसिंग लगाई जा सके, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन ममता ने सुना नहीं। अब देखिए बुधवार को लताड़ भी पड़ी, जुर्माना भी लग गया। देखिए अंजू जी, कई सारे हमारे मित्र हैं सोशल मीडिया पे, जर्नलिज्म में, आपकी फील्ड में या वकालत में भी, जो जब भी अमित शाह जी कहते हैं या होम मिनिस्ट्री कहती है कि हम जब सरकार में आएंगे, भाजपा कहती है कि हम जब बंगाल में सरकार में आएंगे तो हम फेंसिंग करेंगे बॉर्डर की, तो कई सारे क्रिटिक हैं, आप जानती हैं, जो ये कहते हैं कि आप अभी तो सरकार में हैं, आप क्यों नहीं लगा लेते, आप होम मिनिस्टर हैं, आप क्यों नहीं लगा लेते। इस आदेश को उनको पढ़ना चाहिए अंजू जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट।
क्योंकि जब आप पढ़ते हैं क्या क्या किसका सब्जेक्ट है, तो सेंटर के कुछ अधिकार होते हैं, स्टेट के कुछ अधिकार होते हैं। जमीन जो है वो स्टेट का अधिकार है, स्टेट के राइट है, स्टेट का पावर है। और बॉर्डर ऑब्वियसली सेंटर का अधिकार है। बट आप बॉर्डर में फेंसिंग तभी कर सकते हैं जब स्टेट आपको लैंड दे, और ये विवाद बहुत समय से चल रहा है। बंगाल का जो इशू है, आप बंगाल में देखिए कई सारे जगह पे वहां पे डेल्टा है, कई जगह पे पानी है, कई जगह पे ऐसी जंगल है जहां पे आपको लगाने के लिए जमीन चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल जमीन कैसे हो सकता है? तो जमीन जब तक सरकार नहीं देगी राज्य वाली, तो सेंट्रल कैसे कार्य करेगी? तो इस मामले में सोचिए ना कि हमारे देश में जो ये रिपब्लिक है वो 1950 में आया, गणतंत्र 1950 में आया, लेकिन 1947 में, उससे पहले 3 साल पहले, इस देश का ऑटोनॉमी आया, इस देश की स्वतंत्रता आई, इस देश की अखंडता आई। अगर आपको इस देश का डेमोक्रेसी बचाना है तो इस देश की अखंडता को पहले बचाना पड़ेगा। अखंडता को बचाने के लिए आपको अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। कोई भी बड़ा सेक्युलर कंट्री तब तक डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता जब तक उसके बॉर्डर प्रोटेक्टेड ना हो। आज जो बंगाल गवर्नमेंट कर रही है वो फेडरलिज्म का खुला उल्लंघन है, और ये जो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, ये एक तगड़ी थप्पड़ है ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत कम है। क्यों 25,000? मतलब मुझे नहीं लगता कि 25,000 के मतलब 25 करोड़ भी अगर डाल दिया जाए तो भी वो ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि ये एक लौता पॉइंट अपने आप में काफी है अंजू जी, कि सरकार को बर्खास्त कीजिए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए और बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करिए। आज वहां से रोहिंग्या और म्यांमार से लोग या बांग्लादेश से लोग आ जाएंगे तो कौन बचाएगा उस देश को, हमारे इस भारत देश को? पहले बंगाल, फिर असम, फिर दूसरे राज्य, क्या हम ऐसे जाने देते हैं? क्या इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं? 200 साल हम लड़ाई की, और उससे पहले 200 साल मुगलों से, टोटल 400 साल की लड़ाई है, तब जाके इस देश को स्वतंत्रता मिली है, वो भी बंटवारे के साथ। क्या उस देश के प्रोटेक्शन के लिए इतना हम नहीं कर सकते? मेरा प्रश्न है अंजू जी, विथ क्रिटिसिज्म एंड विथ ड्यू रेस्पेक्ट, कि हाई कोर्ट को इस मामले में बर्खास्त करके कहना चाहिए था कि तुमने नहीं दिया लगाने के लिए, तो ठीक है तुम हटो यहां से, हम लगवाएंगे। या फिर कहना चाहिए था कि हम तुरंत लगवाएंगे, क्योंकि इस मामले में जो समय लगाया जा रहा है वो एक एक मिनट, मैं कहता हूं अंजू जी, एक एक दिन नहीं, एक एक मिनट इस देश के लिए घातक साबित हो रहा है। और पता है क्या, ममता बनर्जी क्यों नहीं लगवा रही थी? क्योंकि उनको तो चुनाव का इंतजार था। अगर वहां फेंसिंग लग जाएगी तो उनके चहेते वोटर जो वहीं से बांग्लादेश से आते हैं, रोहिंग्या और घुसपैठी, वो कैसे आएंगे? वहां तो बाकायदा टनल्स बनी हुई है। तो अगर ये फेंसिंग का काम हो जाएगा तो उनके वोटर तो रुक जाएंगे, उनकी तो जीत का सिलसिला थम जाएगा। अब आप सोचिए कि ये जो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये बोला गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कि 15 दिन के अंदर स्टेट लीगल सर्विस ये दाखिल करे, और साथ ही साथ 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि हलफनामा दाखिल किया जाए। 2 हफ्ते बाद तो पता नहीं बंगाल में क्या होगा, तब तक तो बहुत नतीजे भी सामने आ चुके होंगे। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आप सोचिए, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश था, उसका ही पालन नहीं किया ममता सरकार ने। ये कैसी लापरवाही है? देखिए अंजू जी, जवाबदारी तो तय होनी ही पड़ेगी। अगर कोई राज्य सरकार अपने कार्यों में विफल होता है तो संवैधानिक कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो प्रश्न उठाएं और ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करें। आज हाई कोर्ट ने क्या कहा है बंगाल गवर्नमेंट को? जुर्माना तो लगाया ही, उनकी गलती मान ली गई है, माना है कि आप गलत कर रहे हैं, ये सेंट्रल और स्टेट का टसल में आपकी गलती है। साथ साथ कहा है ममता बनर्जी को स्पष्ट कि आपको ये निर्देश दिया जाता है कि आप डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें, उस एफिडेविट में बताएं आप। और वो एफिडेविट कब तक फाइल करना पड़ेगा? 15 ही दिन में। और आपको बताना पड़ेगा उस 15 दिन में या 2 हफ्ते में कि आपने क्या किया है, कौन से जमीन दिए हैं, क्या वो जमीन देने का क्या प्रोसेस रहा है, क्या वो जमीन हैंडओवर हो गया, अगर हैंडओवर हुआ तो कब हुआ? क्योंकि कोई भी इस तरीके का एफिडेविट डिटेल्ड में होता है, किसको हैंडओवर किया, किसने हैंडओवर किया। क्योंकि देखिए बंगाल बहुत बड़ा राज्य है जहां पे अपने प्रोसेस है, तो क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है तो आज जो कहा गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई लापरवाही ऐसे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स करना चाहेंगे जो उनको कटघरे में खड़ा कर दे। क्योंकि आज ममता की गवर्नमेंट है, कल तो नहीं रहेगी, हो सकता है कल भी रहे।
बट पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता, स्पेशली जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो। अब समझिए, नेशनल सिक्योरिटी मतलब देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट या वहां की सिक्योरिटी पे किसी तरीके की ढिलाई नहीं दी जा सकती, ये हाई कोर्ट ने कहा है। आपके स्क्रीन पे देखिए, लिख के भी आ रहा है कि 2216 किलोमीटर बहुत बड़ी एक दूरी है, बहुत बड़ा दूरी है। हालांकि भारत के मैप से तो छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है। और 2216 किलोमीटर का अर्थ ये भी होता है अंजू जी कि काफी सारे आतंकवादी यहां से आ सकते हैं। इलीगली तो आतंकवादी ही आते हैं, घुसपैठी आते हैं, वो आप देश का भला करने तो नहीं आएंगे, वो देश का कुछ बिगाड़ नहीं आएंगे। तो किसी भी राज्य सरकार की या किसी भी सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि वो देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। आप प्रोटेक्शन तो दे नहीं रहे हैं, उल्टा आप क्या कर रहे हैं, आप बाधित कर रहे हैं इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ना बनाए, बॉर्डर फेंसिंग ना करें। तो टेक्निकली आप इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये मेरे को अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ रहा है। जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि हमें बंगाल गवर्नमेंट के बारे में ये बोलना पड़ रहा है, हमने नहीं सोचा था ये दिन आएगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा अंजू जी कि हमको ये बोलना पड़े कि इस देश की एक सरकार इस देश के लोग गद्दारी कर रही है। हमने कल ही पहलगाम के उन 26 हिंदुओं को याद किया अंजू जी, जिनको उनका धर्म देख के मारा गया है पाकिस्तान से आए हुए लोगों के द्वारा। पैंट खोल खोल के मारा गया, ये देखे कि हिंदू है कि नहीं है, और मार दिया गया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। और क्या कहा कि हम मोदी को बता देना हम क्या किए हैं। आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं उनके, लेकिन देश का प्रधानमंत्री है, तो बेसिकली देश के स्वाभिमानता को चुनौती गई है। तो क्या चाहेगा इस देश का गृह मंत्री कि हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड हो, कि कश्मीर हो, कि बंगाल हो, कि असम हो, कि त्रिपुरा हो, चाहे तमिलनाडु हो, प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन बंगाल की सरकार अगर इस तरीके से कार्य कर रही है तो मेरा मानना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को अगले डेट तक अगर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो सारे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाना चाहिए कोर्ट में और उनकी भी खिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिसकी कोई पॉलिटिकल बातचीत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छे तरीके से, कायदे से क्लास लगाई है ममता सरकार की कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट पे कल एक और मामला आया था जिसमें कि कल्याण बनर्जी ये याचिका लेकर पहुंचे हुए थे कि देखिए 800 कार्यकर्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के जिनको जांच एजेंसियां गिरफ्तार करने वाली हैं, एक लिस्ट तैयार हो गई है। हालांकि राहत मिली है कलकत्ता हाईकोर्ट से, ये कहा गया कि चलिए 30 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं। लेकिन साथ ही साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहेंगे तो इनकी गिरफ्तारी होगी ही होगी। लेकिन ममता सरकार को लग रहा है बहुत बड़ी जीत है हमारी कलकत्ता हाईकोर्ट में। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, कल्याण बनर्जी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के तो हैं और पेशे से वकील भी हैं, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी के गुड बुक्स में रहने के लिए। जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी थी अंजू जी, चलिए पहले इस बारे में बात करते हैं फिर वो भी करेंगे। यहाँ वो जो कह रहे हैं कि गिरफ्तार ना करो, भाई कैसे मत गिरफ्तार करो? मतलब आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि कोई बदमाश है जिसने गलत कार्य किया हम उसको ना पकड़े? आप अगर ऐसा कह रहे हो तो आप उन लोगों को कहो कि बदमाशी ना करें। आप शह मत दीजिए ऐसे लोगों को जो अलोकतांत्रिक कार्य करें। और ऐसा क्यों कह रहे हैं अंजू जी? क्योंकि जब कहीं इलेक्शन होता है तो राज्य सरकार की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहती है कि सबको बराबर का वातावरण मिले। अदरवाइज जब इलेक्शन नहीं होता तब क्या होता है बंगाल में अंजू जी? यही ममता गवर्नमेंट बाकी सब लोगों को अरेस्ट करती है। क्या हम वो बच्ची को भूल गए जो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी जिसने एक टिप्पणी की थी और उसको आपने अरेस्ट करके बुला लिया? बच्ची थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी, आपने अरेस्ट करके बुला लिया। ममता बनर्जी को एक बार किसी ने कार्टून बना दिया था ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी ने उसको 2 साल तक अरेस्ट करके रखा था। एक लड़की को उन्होंने ओपन टीवी पे नक्सली कह दिया था। इनकी गवर्नमेंट के तमाम तरीके के लोग हैं और वहीं हुमायूं कबीर जैसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो आपकी सरकार ने क्या क्या कार्य किया और अब क्या क्या आप डिफेंस ले रहे हो, अपने आप में बहुत अजीब चीज है। और जहां तक कल्याण बनर्जी की बात है, डेस्परेट अटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट में आके इनका बयान क्या था, इनकी दलील क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि जिन लोगों को एसआईआर ने हटा दिया है वोटर आईडी से, उनको भी वोट करने का अधिकार दिया जाए, इंटरिम तौर पर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश इस देश के जो है उनको पूछना पड़ा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जिन लोगों का नाम है वोटर आईडी में, क्या उनको रोक दें उस लॉजिक के हिसाब से? तो गजब हाल है, गजबे हाल है अंजू जी। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करो, चुनाव में मतलब चुनाव में वो सारे व्यवधान डालो जिससे चुनाव अच्छे तरीके से ना हो पाए। लेकिन मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत
अपनी भी, मतलब मैं इलेक्शन कमीशन की भी गलती कहूंगा, उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया है। जैसे कि पिछली बार बहुत ज्यादा लेवल के चुनाव हुआ, इस बार 2 ही लेवल में करा दिया। पिछले बार एक्सट्रीम गर्मी में चुनाव हुआ था, इस बार अप्रैल में चुनाव हुआ। पिछले बार आपने आर्म फोर्सेस को अलग अलग जगह भेजा, सेम आर्म फोर्सेस को अलग जगह, तो पहले जगह वायलेंस हो गया, इस बार आपने रखा उनको। पिछले बार इलेक्शन खत्म करने के बाद आपने आर्म फोर्सेस को वापस बुला लिया, जब वहां पे वायलेंस हुआ, जब ये तृणमूल के लोग जीत गए। इस बार आपने कहा कि इलेक्शन के बाद भी वो लोग वहां रहेंगे कुछ समय तक, जब तक वोट काउंटिंग कंप्लीट ना हो जाए, सब कुछ ना हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन बहुत सही तरीके से कार्य कर रहा है। और ये 5वां एसआईआर की प्रक्रिया कि गलत लोग वोट ना दें, पता है एक ही व्यक्ति के 200-200 बच्चे दिख रहे हैं, क्या ऐसे लोग को हम वोट का अधिकार दे सकते हैं? और जो सही लोग होते हैं उनका नाम हट जाता है। तो और उसमें सुप्रीम कोर्ट का निगरानी करना, देखिए ममता बनर्जी, मतलब मुझे लगता है कल्याण बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। कुछ समय पहले बंगाल में जो हुआ, उन मैजिस्ट्रेट्स के साथ जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए गए थे और उनको घेर लिया गया और पुलिस नहीं गई प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो फंसे रहे महिलाएं, बच्चे, बिना पानी बिना खाने के, और उन पर कभी कुछ भी हो सकता था, जो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। तब कहां थी इनकी नैतिकता? और ये आज कलकत्ता हाईकोर्ट में गए हुए हैं अंजू जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात उठाई थी कि इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन ही नहीं उठा रहे थे। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल इनके चीफ सेक्रेटरी को वर्चुअल हियरिंग में कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी थोड़ा कम करिए, ताकि जो तुच्छ व्यक्ति है चीफ जस्टिस, वो आपसे बात कर पाए। सोचिए, चीफ जस्टिस बात नहीं कर पा रहा है तो कोई नॉर्मल बंगाली व्यक्ति क्या अपनी बात रख पाएगा इन लोगों के सामने? तो सत्ता हिलने का डर दिख रहा है। ये आखिरी में होता है ना, दिया बंद होने से पहले फड़फड़ाता है, ये वही फड़फड़ा रहा है अंजू जी। बंगाल की जनता बहुत समझदार है, आज जा रही है वोट करने। मेरी ये आकांक्षा है कि वो बंगाल में तृणमूल को वोट ना दे, क्योंकि तृणमूल का देख लिया भाई, मतलब किसी को प्रोटेक्ट नहीं दे कर सकते हो। ना वो बालिका को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आजीकर में रेप हो रहा है, ना वो किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं, ना वो डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब उनकी महुआ मैत्रा वो कह रही हैं आके कि बंगाल कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब था ही नहीं। अरे 1970s तक नंबर 1 पे था। नैनो को इस ममता ने भगा दिया, नहीं तो टाटा इतनी बड़ी कंपनी लेके आ रही थी। और इस तरीके का बयान, और जब कुछ नहीं बचता है, देखिए मैं बिहार से हूं, कुछ नहीं बचता तो इनके लोग क्या कहते हैं, कल ही महुआ ने कहा परसों कि हम बिहार नहीं है, बंगाल है हम। अरे भाई, बिहार तो डेमोक्रेसी से चूज करता है, बीजेपी को भी चूज किया, जेडीयू को भी चूज किया, आरजेडी को भी किया, कांग्रेस को भी किया। आपके यहाँ क्या है? आप लोग को वोट नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को बंदूक दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं। पिछले बार इलेक्शन में अंजू जी, जिन लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया, उनके घर के बाहर में कचरे फेंक दिए गए, कचरा म्युनिसिपैलिटी फेंक रही है। दरअसल यहाँ पर समझने की बात यह है शशांक जी कि पूरा का पूरा जो कुनबा है वहां पर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो भी कर्मचारी, सब तो ममता बनर्जी के हैं। तो जब वो एक साथ आते हैं तो जिन लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया था उनका तो जीना हराम कर दिया था। इस बार जो चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसके चलते ममता दीदी बौखलाई हुई हैं। और रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पूरी कर रहा है, तो भले ही 800 लोगों को 30 जून तक गिरफ्तार ना किया जाए, ये कह दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगर कोई अपराध करेगा तो उसकी गिरफ्तारी को कोई रोक नहीं सकता। तो ये लॉलीपॉप दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को। और कल्याण बनर्जी मिमिक्री में अच्छे हैं, उनको फिल्मों में काम ढूंढना चाहिए। संसद भवन की सीढ़ियों पर हमने देख लिया है कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, तो वो यही काम करे ज्यादा अच्छा। और वहां पर बाकी पार्टियों के भी नेता थे जिन्होंने मजे लिए थे, वीडियो बना रहे थे, तो उन सबको मिलकर यही काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आज वहां पर पहले दौर का मतदान हो रहा है और ममता बनर्जी को जो फटकार पड़ी है उसका भी जिक्र हो रहा है। तो देखते हैं आज 152 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसके लिए लोग कितनी तादाद में बाहर निकलते हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या होता है। आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी शशांक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्ते अंजू जी, आपसे बात करके हमेशा काफी डिटेल नॉलेज आपसे भी मिल जाती है। आप खुद इतना कुछ बता देते हैं कि समझ नहीं आता कौन सा टॉपिक कवर करे, कौन सा बोले। लेकिन जैसा आपने कहा, मैं भी बंगाल की जनता से अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें और वोट जरूर करें, क्योंकि वो आपका अधिकार है, क्योंकि एक वोट से आप बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।